देखिए अपन इसमें घूर्णन गति के अंतर्गत कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध अपन ज्ञात कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो अपनी बुक की जो हेडिंग है वह है बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग, यानी कि अपन कह सकते हैं इसके अंदर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये है क्या, इनकी डिटेल पढ़े उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन जान लें। बल आघूर्ण, जैसे आप देखते हैं कि रेखीय गति जो अपन ने पढ़ी थी, रेखीय गति में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक जो कारक था वो था बल, यानी कि बल ही वो राशि थी जो कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर रही थी। ठीक वही भूमिका घूर्णन गति के अंतर्गत ये निभाता है बल आघूर्ण, यानी बल आघूर्ण भी घूर्णन गति में कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के क्या होता है, प्रयुक्त होता है। इसकी घूर्णन गति में वही भूमिका होती है जो कि रेखीय गति में किसकी होती है, बल की होती है। ठीक उसी प्रकार जो भूमिका घूर्णन गति रेखीय गति के अंदर संवेग की होती है, जिसे अपन रेखीय संवेग कहते हैं, वही भूमिका घूर्णन गति में क्या होती है, कोणीय संवेग की होती है। यानी कि यूं कह सकते हैं अपन, जिस तरह से बल आघूर्ण कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से बल क्या करता है, रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि ये तुल्य राशियां हो गई हैं। तो मैं अपन इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में ये कह देता हूं, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग की घूर्णन गति में वही भूमिका होती है, यानी वही रोल होता है। बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग की घूर्णन गति में वही भूमिका होती है जो कि रेखीय गति में क्रमशः बल व रेखीय संवेग की होती है। क्लियर? देखो, जिस प्रकार बल पिंड के अंदर रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से बल आघूर्ण घूर्णन गति में पिंड के अंदर कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार बल पिंड में रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बल पिंड में रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार बल आघूर्ण पिंड में कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है। ये अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया है बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। इसी नाम से, इसी हेडिंग से, इसी नाम से अपनी बुक के अंदर क्या एक हेडिंग है जो अपन ने पूरी कर ली है। नेक्स्ट अपन टॉपिक अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण, यानी कि अब अपन बल आघूर्ण को पूर्ण विस्तार पूर्वक समझेंगे, लेकिन उसमें उस पॉइंट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के मध्य क्या संबंध है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण अभी अपन ने पढ़ा नहीं है।
बुक में जड़त्व आघूर्ण का टॉपिक थोड़ा बाद में दिया हुआ है, तो उस टॉपिक को बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के संबंध को अपन फिर बाद के टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। यहां केवल अपन बल आघूर्ण का केवल परिचय अपन यहां जानेंगे कि बल आघूर्ण है क्या। फिर बल आघूर्ण के बाद फिर अपन कोणीय संवेग को जानेंगे, फिर उसके पश्चात बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। और जब जड़त्व आघूर्ण पढ़ चुके होंगे तब बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के मध्य क्या संबंध है वो भी अपन ज्ञात करेंगे। तो अब अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मेन टॉपिक के रूप में, वो टॉपिक है अपने पास एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण। एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण। एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण, यानी यूं कह सकते हैं टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल। एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण। अब देखो बल आघूर्ण है क्या, इसको अपन अब यहां से अपन परिभाषित करते जा रहे हैं और इसके सारे पॉइंटों को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, किसी बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष, किसी बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष, किसी बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ही बल आघूर्ण कहलाता है। किसी बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ही बल आघूर्ण कहलाता है। ये लो सिंपल डेफिनेशन। आघूर्ण का मतलब होता है लंबवत भुजा, यानी लंबवत भुजा से गुणनफल अपन कर दें बल को तो वो राशि अपने पास बन जाएगी बल आघूर्ण। तो देखो मैंने यही कहा है, किसी बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। अब इसमें अपन देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट को अपन नोट करते जा रहे हैं। क्या कह सकते हैं, ये घूर्णन गति में परिवर्तन करने का साधन है बल आघूर्ण। यह घूर्णन गति में परिवर्तन करने का साधन है, यानी कि जिस प्रकार से रेखीय गति में परिवर्तन का साधन कौन है, बल है, उसी प्रकार घूर्णन गति में परिवर्तन करने का साधन कौन है, बल आघूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट अपन इसका डिस्कस करें, इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है क्योंकि अक्षीय सदिश है। यह अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा, यह अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। यह अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के क्या होती है, अनुदिश होती है। अब देखिएगा अपन इसकी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन दे सकते हैं वो डेफिनेशन क्या है। मैं कह सकता हूं बल आघूर्ण का जो परिमाण होता है, बल के परिमाण और बल की क्रिया रेखा की अक्ष से जो लंबवत दूरी है, जिससे कि अपन क्या कहते हैं, आघूर्ण भुजा कहते हैं, उस आघूर्ण भुजा के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू आर एफ होता है, यानी आर है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी ये कह सकते हैं आघूर्ण भुजा और जो बल है इनका जो गुणनफल होगा वही वाकई में क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। यानी कि इसकी एक्चुअल मैथमेटिकली डेफिनेशन ये है जो अपन अब लिखने जा रहे हैं कि बल आघूर्ण का परिमाण, बल आघूर्ण का परिमाण यानी उसकी वैल्यू, बल आघूर्ण का परिमाण, बल के परिमाण बल आघूर्ण का परिमाण
बल के परिमाण, बल के परिमाण एवं बल की क्रिया रेखा एवं बल की क्रिया रेखा, बल आघूर्ण का परिमाण, बल के परिमाण एवं बल की क्रिया रेखा की अक्ष, बल की क्रिया रेखा की अक्ष, बल आघूर्ण का परिमाण, बल के परिमाण एवं बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, देखो ध्यान रखना, क्रिया रेखा की अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है इसे कहते हैं आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण का परिमाण, बल के परिमाण एवं बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि आघूर्ण भुजा, लीवर आर्म जिसे अपन बोलेंगे आघूर्ण भुजा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए यहां अपन ने इसकी डेफिनेशन दी है, अब थोड़ा सा अपन इसे समझे। देखो ये कोई अनियमित आकार का मैंने कोई दृढ़ पिंड बना लिया है। अब इस दृढ़ पिंड के अंदर देखें, ये मैंने जैसे ले लिए कि इसकी कोई घूर्णन अक्षीय है, ये इसका निर्देश बिंदु O है। इस निर्देश बिंदु O के सापेक्ष एक स्थिति सदिश, ये कोई कण यहां स्थित है इस पिंड का बिंदु P के ऊपर, जिसका स्थिति सदिश क्या है, स्मॉल r वेक्टर है। O के सापेक्ष इस बिंदु P का स्थिति सदिश यहां है। अब देखिएगा इसके ऊपर कोई बल लग रहा है इस तरह से, इसके ऊपर जो बल है वो है ये F वेक्टर है। अब देखें भाई, इसकी अक्ष यूं आनी चाहिए थी। इसको अगर मैं आगे थोड़ा सा और डेडेस करके देखता हूं, यहां पर तो ये तो मैंने कहीं बिंदु P लिया है, तो आप गौर करेंगे बल और इस R के मध्य का ये जो कोण है, ये कोण क्या है, थीटा है। मुझे चाहिए लंबवत। देखो इसको अगर मैं आगे यूं और लेता हूं, आप गौर करें, इनके मध्य मुझे क्या चाहिए भाई, लंबवत डिस्टेंस चाहिए। यहां से मैं अगर लंब लेता हूं, ये लो, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, OP, इसको नाम देता हूं मैं M। ये जो लंबवत डिस्टेंस आ रही है, इस लंबवत डिस्टेंस को ही अपन कहते हैं आघूर्ण भुजा, ध्यान रखना। और यहां इस आघूर्ण भुजा और इस बल का जो गुणनफल है ये बन गया है बल आघूर्ण, जिसे कि अपन रिप्रेजेंट करेंगे टो वेक्टर से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसे, टो वेक्टर से। तो देखो भाई, इनके एक बार नामकरण में कर देता हूं। यहां तो ये तो बन गई है मेरे पास आघूर्ण भुजा यानी कि OM, इसको मैं कहूंगा आघूर्ण भुजा। और ये जो है मेरे पास, ये है घूर्णन अक्ष। ये लो भाई आघूर्ण भुजा, और ये है मेरे पास क्या, घूर्णन। ये कोण थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा मेरे पास, थीटा ही बनेगा। तो देखिए भाई, मुझे क्या चाहिए, इस आघूर्ण भुजा का मान चाहिए। आप गौर करें, थीटा के सामने वाली भुजा है, यानी कि मुझे लंब चाहिए। अगर मुझे लंब चाहिए है, समकोण के सामने भुजा क्या है, R, यानी कि लंब और कर्ण के रूप में मुझे संबंध की आवश्यकता है। तो लंब और कर्ण के रूप में जो संबंध होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए मैं इस ट्राइंगल की बात कर लूं, OMP, ये कह सकता हूं। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज OMP से, अगर समकोण त्रिभुज OMP से अगर मैं मान देखूं, तो देखो भाई मैं इसमें देख रहा हूं साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। लंब तो है OM, कर्ण है समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि OP। ये लो, साइन थीटा बराबर OM अपॉन में OP। या मैं इसे अब जो लिख सकता हूं वो देखिएगा, OM, OP की वैल्यू क्या है, R है मेरे पास। यहां अगर ये R है, तो अब देखो
ओ एम जो कि आघूर्ण भुजा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास आर साइन थीटा आ रही है। ओ एम इज इक्वल टू क्या आ रही है आर साइन थीटा। अब देखिए इसलिए बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल आघूर्ण। अगर बल आघूर्ण को मैं टो से रिप्रेजेंट करूं तो देखो टो बराबर क्या है, बल आघूर्ण टो बल के परिमाण यानी कि F और आघूर्ण भुजा का मतलब क्या बताया मैंने अभी भी, यानी कि ये ले लो आप OM। तो टो इज इक्वल टू एफ, OM का मान क्या है आर साइन थीटा। ये मेरे पास टो का फॉर्मूला आ गया, यानी टो इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। या मैं इसे कह सकता हूं टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसे सदिश रूप में लिखा जाए तो आप इसे यूं लिख सकते हो, यानी टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहां से भी एक परिभाषा निकल के अपने पास आ सकती है कि घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और बल का जो सदिश गुणनफल है वही वाकई में क्या है बल आघूर्ण है। यहां अपने पास एक बार आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे आगे के पॉइंटों को अपन डिस्कस करेंगे। अगर सपोज करो आर की वैल्यू 0 हो, यही कह सकते हैं थीटा का मान 0 हो, तो बल आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए आपने यहाँ पर एक सिंपल एक फॉर्मूला अपन ने देख लिया। सिंपल फॉर्मूले में आपके पास क्या आया है, टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या इसे आपने सदिश रूप में लिखा तो टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा या टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आ गया था। अब देखिएगा अगर ऐसा हो कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो ऐसी स्थिति के अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए इसलिए टो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या है यहाँ 0 है, तो टो इज इक्वल टू अपन 0 लिख देंगे। तो अपन ये कह सकते हैं अर्थात जब बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है, थीटा का मान 0 है, अर्थात जब बल की जो क्रिया रेखा है जो कि अपन ने ली थी थोड़ी देर पहले, अर्थात जब बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है, अर्थात जब बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है तब बल आघूर्ण का मान 0 होता है। तब बल आघूर्ण का मान अर्थात जब बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है तब बल आघूर्ण का मान क्या होता है 0 होता है। सेकंड केस की अपन बात करें, देखो अगर ये लंबवत हो इस तरह से, जब थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1,
क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः टो इज इक्वल टू, अब मेरे पास टो इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू इसमें 1 होगी, तो टो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर एफ, और ये वैल्यू है मेरे पास मैक्सिमम। यानी कि आर और एफ अगर लंबवत हो तो बल आघूर्ण कैसा होता है, अधिकतम होता है। अर्थात आर व एफ लंबवत हो तो, अर्थात आर व एफ कैसे हो, लंबवत हो, तो बल आघूर्ण अधिकतम होता है। तो बल आघूर्ण अधिकतम होता है। ये लो, एक कण पर आरोपित बल आघूर्ण की अपने बातें कर लिए। अब अपन बल आघूर्ण को अगर इसके कंपोनेंट्स के रूप में लें, यानी कि आर वेक्टर को कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में लें, तो बल आघूर्ण भी कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में निकाला जा सकता है। अगर बल आपको कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में दिया गया हो, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है वो भी कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में दी गई हो, तो अपन इस बल आघूर्ण का मान भी कैसे निकाल सकते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा आप। भाई देखो, यहां अपन जो उपयोग करेंगे, यहां यूज होगा, आपने सदिश गुणनफल पढ़ ही लिया था। सदिश गुणनफल किस प्रकार किया जाता है वो अपन इसमें यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, देखो यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू, यो दिया गया हो अपन को, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, वे एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई के एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के हो, तो क्या दे रखा हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, वे एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के हो, तो क्या ज्ञात करेंगे अपन, टो वेक्टर हो, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से। देखिएगा अब इससे अपन को सोल्व करना है। आर वेक्टर कितना है, एक्स आई केफ वाई जे केफ जेड के केफ क्रॉस एफ वेक्टर कितना है, एफ एक्स आई केफ एफ वाई जे केफ एफ जेड के, यही तो बन रही है अपने पास स्टेप। अब देखो, मैं इसे सारणिक रूप से हल करूं तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। मैं इसे सारणिक रूप में लेता हूं, आई केफ जे केफ के, फिर पहले कौन है, आर है, तो यानी कि एक्स वाई जेड, फिर आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई और ये एफ जेड। अब इसको मैं तीनों ही फॉर्मेट में, अब इसके आगे देखो आई केफ, चलो सारणी के एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन। मैं इसे ले सकता हूं, आई केफ वाले हिस्से को छुपा लीजिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास वाई जेड एफ वाई एफ जेड प्लस जे केफ, जे केफ के अंदर इसको छुपा लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स जेड एफ एक्स एफ जेड प्लस के केफ। अब इसको छुपा लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई। ये अपन ने सदिशों के सदिश गुणनफल में चीज अपन ने सीख ली थी। तो देखो आई के वाई जेड एफ वाई एफ जेड, जे के एक्स
जेड, ऐसा इसमें सीक्वेंस चेंज, प्लस ले लिया तो सीक्वेंस चेंज कर लो आप। यहाँ तो हो जाएगा ये जेड और यहाँ लिख देंगे आप इसे एक्स, यहाँ हो जाएगा इसमें एफ जेड और यहाँ लिख देंगे आप एफ एक्स। बस सीक्वेंस चेंज कर दो या तो देखो आई कैप वाई जेड हो गया, तो ये ले लिया मैंने जे कैप जेड एक्स एफ जेड एफ एक्स आ गया। फिर आते हैं अपन के कैप के ऊपर। के कैप में आपने देख लिया होगा एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई, या टो वेक्टर इज इक्वल टू, देखो भाई ये हो जाएगा आई कैप वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई प्लस जे कैप। अब जे कैप के लिए भी देखो जेड एफ एक्स उसी सीक्वेंस में, इसको इससे गुणा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस यही चेंज कर लिया, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। देखो आप ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी, यानी टो वेक्टर इज इक्वल टू आई कैफ वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई प्लस जे कैप जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। यहां आ गई, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः बल आघूर्ण को भी अगर अपन देखें तो देखो भाई टो एक्स इज इक्वल टू हो गया है आई कैप वाई एफ जेड एफ वाई, तो वाई की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया है जे कैप जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, एंड तो जेड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये लो, ये कंपोनेंट्स के रूप में भी मैंने इसे ले लिया है एक्स एफ वाई एट टो जेड इजिकल टू के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। यहां मैंने बल आघूर्ण को घटकों के रूप में भी उसको लिख दिया है। अब अपन कुछ इसकी विशेषताएं देखें कि बल आघूर्ण की क्या क्या गुणधर्म होंगे। उन गुणधर्मों से पहले अपन ने ये सारी चीजें अपन ने जान ली हैं। एक देखो, मैं ये पॉइंट आपको लिख देता हूं कि बल आघूर्ण का घूर्ण गति में वही महत्व होता है जो कि बल का किसमें है, रेखीय गति के अंदर है। तो अपन पहले उस पॉइंट को लिख देते हैं। ये कंपोनेंट्स वाला आप नोट कर लें। देखिए भाई, इसमें यहां पर इसको लिख देते हैं, बल आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है, बल आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है, बल आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है जो कि बल का स्थानांतरण गति में है, यही कह सकते हैं रेखीय गति में। जो रेखीय गति में बल का महत्व है वही महत्व क्या है। चलो इसको यहां थोड़ा नीचे लिख देते हैं, अगर अक्सर कट रहा हो तो देखो थोड़ा सा इसे अपन नीचे कर देते हैं। यहां से लिख देते हैं, बल आघूर्ण का घूर्णन गति में, बल आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है
जो कि स्थानांतरण गति में बल का है। ये यहां मैंने इसको अलग से लिख दिया है। अब देखिएगा, एक चीज देखिएगा, आपने फॉर्मूला देखा था कि बल आघूर्ण है क्या। बल आघूर्ण का फॉर्मूला था घूर्णन अक्षीय लंबवत दूरी इनटू बल, यानी कि अगर मैं बल का मान कम लगाऊं लेकिन अगर घूर्णन अक्षीय दूरी का मान बढ़ा दिया जाए तो बल आघूर्ण के मान में भी क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है, कम बल होते हुए भी। तो देखो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास निकल के आता है। मैं इसमें कह सकता हूं बल का परिमाण कम रखकर, बल का परिमाण कम रखकर, बल का परिमाण कम रखकर पर्याप्त बल आघूर्ण रखकर पर्याप्त बल आघूर्ण, बल का परिमाण कम रखकर पर्याप्त बल आघूर्ण, आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा, देखो बल का परिमाण कम रखकर पर्याप्त बल आघूर्ण, आघूर्ण भुजा को अधिक रखकर, आघूर्ण भुजा को अधिक रखकर प्राप्त किया जा सकता है। ये अपन ने कॉन्सेप्ट निकाल लिया है अच्छा, जो कि दैनिक जीवन में अपने लिए बहुत ही काम का है। कैसे एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा समझें अपन कि बल का परिमाण कम रखकर पर्याप्त बल आघूर्ण, अपन आघूर्ण भुजा को बढ़ा करके प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे हैंड पंप होता है, हैंड पंप का हत्था बढ़ा लिया जाता है। हैंड पंप के हत्थे की लंबाई जितनी अधिक है उसको यूज करना उतना ही क्या हो गया, अपने लिए आसान हो गया, क्योंकि इससे आघूर्ण भुजा के मान में वृद्धि हो गई, जिससे बल आघूर्ण क्या हो गया, बढ़ गया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखो, जैसे पंखे की मोटर है, ये पंखे के ब्लेड हैं। अगर पंखे के ये ब्लेड हैं, देखो अगर आप इस ब्लेड के ऊपर एक तो इस सिरे के ऊपर बल लगा रहे हो तो आप देखेंगे यहाँ ये घूर्णन अक्ष से ये दूरी क्या होगी, ज़्यादा है इसकी, यानी कि बल आघूर्ण का मान ज़्यादा होगा, इजीली घूम जाएगी। अगर इसी बल को आप यहाँ लगाते हो या यहाँ लगाते हो तो इस बल का बल आघूर्ण का मान क्या रहेगा, शून्य, नगण्य हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी पंखुड़ी को घुमाना क्या होगा, कठिन होगा। जितनी अधिक लंबाई से, जितने अधिक छोर से अपन बल आघूर्ण लगाएंगे, आपने जनरली देखा होगा खिड़की में जो दरवाजे होते हैं उनके जो हत्थे होते हैं वो उनके जो हिंज होते हैं, कब्जे जो होते हैं उसे थोड़े से क्या होते हैं, दूर लगाए जाते हैं ताकि उसको खोलना क्या रहे, आसान। अगर आप उस खिड़की या दरवाजे को उस कब्जे के पास से खोलने का प्रयास करेंगे तो आपको अत्यधिक बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, जबकि आप उसी को जितनी अधिक दूरी से लेंगे खोलने के लिए, जितनी अधिक दूरी पर कम बल लगाते हुए भी उसे आसानी से खोल पाएंगे। कुम्हार का जो चाक होता है, कुम्हार के चाक में आपने देखा होगा कि कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए, उस चाक को घुमाने के लिए कुम्हार क्या करता है, उस चाक की परिधि पर एक छिद्र करता है जिसमें डंडे को डाल के और उसको क्या करता है, उसको घुमाता है। अगर वही चाक के अंदर अगर उसने वो छिद्र उस चाक के मध्य में किया होता तो उसको घुमाना क्या होता है, अत्यधिक कठिन होता। पहले जो अनाज पीसने की जो चक्कियां हुआ करती थी उनमें भी आपने देखा होगा कि उस चक्की को घुमाने वाला हत्था है वो कहाँ होता है, उसकी परिधि के पास होता है। तो ये कुछ दैनिक जीवन के क्या है, कुछ लाभ हैं जिनके के बारे में अपन अब यहाँ लिख लेंगे, यानी कि बल आघूर्ण का किस तरह से अपन वहाँ इसका उपयोग कर रहे हैं वो पॉइंट अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा भाई क्या है पॉइंट और कैसे है, मैंने यही लिखा है, बल का परिमाण कम रखकर पर्याप्त बल आघूर्ण, आघूर्ण भुजा को अधिक रखकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, पहला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, हैंड पंप का हत्था लंबा होता है, हैंड पंप का हत्था लंबा होता है। तो कारण मिल गया, हत्थे की लंबाई जितनी अधिक होगी
अपने पास कम बल लगाने के बावजूद भी पर्याप्त बल आघूर्ण की क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल में दे रहा हूं, पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। नंबर थर्ड, खिड़की व दरवाजों पर हैंडल, खिड़की व दरवाजों पर हैंडल, खिड़की व दरवाजों पर हैंडल कब्जों से दूर लगाए जाते हैं। कब्जों, हिंज, कब्जों से दूर लगाते। तो यहाँ जनरली आप समझ गए होंगे कि हैंडल इन हिंज से दूर क्यों लगाए जाते हैं, कारण अब आपको यहाँ मिल गया है। फिर अपन नंबर फोर्थ, चौथा एग्जाम्पल अपन देखें, कुम्हार चाक को घुमाने के लिए, कुम्हार चाक को घुमाने के लिए, कुम्हार चाक को घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का छेद, घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का छेद, कुम्हार चाक को घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का छेद चाक की परिधि के पास बनाता है। का छेद चाक की परिधि के पास बनाता है। नंबर 5, तो यहां भी अपने जान लिया है। पांचवा अपन देख लें, बड़ी रिंच, जो रिंच पाने होते हैं, बड़ी रिंच, ध्यान रखना, रिंच यानी जो अपने इसमें जो प्लम्बर वगैरह काम में लेते हैं, बड़ी रिंच छोटी रिंच की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती है। बड़ी रिंच छोटी रिंच की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती है। बड़ी रिंच छोटी रिंच की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती है। एक नंबर 6 लास्ट और अपन ले देते हैं, वो है अनाज पीसने की हस्तचलित, अनाज पीसने की हस्तचलित अनाज पीसने की हस्तचलित जो चक्की होती है, अनाज पीसने की हस्तचलित चक्की में हत्था, अनाज पीसने की हस्तचलित चक्की में हत्था उसकी परिधि के पास लगाया जाता है। हत्था उसकी परिधि के पास लगाया जाता है। यहां अपन ने दैनिक जीवन में इसके यूजेज जान लिए हैं, कैसे जीवन को सुगम बनाया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को समझ करके। अब अपन ने देखो बल आघूर्ण है क्या, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट जाना है और इसका क्या अपन यूज करते हैं फिजिक्स में, कैसे जीवन सफल है, किस तरह से इसके आधार पर जीवन में आसानी आई है, वो अपन इन एग्जाम्पल से समझ लिया है। या कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हेडपंप का हत्था लंबा क्यों बनाया जाता है,
खिड़की व दरवाजे हैंडल कब्जों से दूर क्यों लगाए जाते हैं? तो इन सब का जवाब अपन को यहाँ मिल जाता है। अब अपन इस बल आघूर्ण का जो पढ़ा है, ध्यान रखना, अभी अपन ने बल आघूर्ण कोणीय संवेग में संबंध नहीं पढ़ा है, बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण में संबंध में नहीं पढ़ा है। कोणीय संवेग पढ़ने के बाद ही अपन बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध को पढ़ेंगे, और जड़त्व आघूर्ण पढ़ने के बाद ही बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के मध्य अपन संबंध को पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक इनके साथ हो जाते हैं। अगर क्लास किताब में अपनी बुक के अंदर अगर जड़त्व आघूर्ण पहले दिया होता तो एक साथ ही बल आघूर्ण कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बुक में जो सीक्वेंस दे रखा है अपन उसी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपन इस जो टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा है बल आघूर्ण का, इस पर आधारित एक जो आंकिक प्रश्न जो अपनी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7.5 यानी 7वें चैप्टर का 5वां उदाहरण, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, उस आंकिक क्वेश्चन को, सरल सा आंकिक क्वेश्चन है, केवल आपको इसके अंदर सदिश गुणनफल निकालना आपको आना चाहिए जो अपन पढ़ चुके हैं। अगर वो आता है तो क्वेश्चन हल करना आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7.5 जो कि अपनी बुक का है, इसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल बिंदु के परितः बल, मूल बिंदु के परितः बल, मूल बिंदु के परितः बल 7i प्लस 3j माइनस 5k न्यूटन है। मूल बिंदु के परितः बल 7i प्लस 3j माइनस 5k क्या है, न्यूटन है। ये अपन को दे रखा है कि परितः बल इतने न्यूटन है। अब इस बल का यो आगे क्या करें, बल जिस कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश, बल जिस कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश, उसका स्थिति सदिश ये अपन को दिया गया है i माइनस j प्लस k, i माइनस j प्लस k मीटर है। मूल बिंदु के परितः बल इतने न्यूटन है, बल जिस कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश i माइनस j प्लस k क्या है, मीटर है। ये पूछ रहे हैं बल का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये लो, बल का आघूर्ण अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दिया गया है, देखो सबसे पहले अपन बल की बात करें तो बल F वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 7i प्लस 3j माइनस 5k न्यूटन, एंड स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है i माइनस j प्लस k मीटर। बल आघूर्ण टो वेक्टर मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ये टो वेक्टर मुझे ज्ञात करना है।
टो वेक्टर को ज्ञात करने का मेरे पास फॉर्मूला ये था, टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो देखो भाई आर वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस एफ वेक्टर की वैल्यू मेरे को दी हुई है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये लो, अब इनका केवल अपन को क्या करना है, सदिश गुणनफल हल करना है। तो देखिए उस सदिश गुणनफल को कैसे आप हल करेंगे, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में ले लें, जिससे कि इसे हल करना क्या रहे, आसान रहेगा। देखो आई कैप जे कैप के कैप, पहले आर है तो यहाँ ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, 7 3 और ये माइनस 5। देखिए भैया अब इसे अपन सोल्व करते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ आई कैप, इसको आप छुपा लीजिए, -1 प्लस -1 तो ये हो गया है प्लस के 5, प्लस के 5 माइनस 3 प्लस जे कैप, इसको उल्टा कर दीजिए, 7 माइनस -5 प्लस के कैप। ये लो 1 इंटू 3 ये हो गए 3, फिर 7 माइनस 1 माइनस के 7। तो देखें आगे स्टेप्स क्या बन रही हैं, आई कैप 5 माइनस 3 यानी कि ये हो गए हैं 2 आई कैप। कितने आ गए हैं मेरे पास, 2 आई कैप। फिर इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 प्लस 5 ये हो गए हैं प्लस के 12 जे कैप, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 प्लस के 3 यानी कि 10 के कैप। तो मेरे पास आ गया टो वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप, और इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। ये लो, ये अपनी बुक का अपन ने एग्जाम्पल नंबर 7.5 जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था वो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो हेडिंग में अपन को पढ़ना है वो पॉइंट है अपन को एक कण पर या एक कण का कोणीय संवेग, वो अपन को ज्ञात करना है। तो यहां तो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक अपन ने पढ़ा था एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण, वहां पढ़ेंगे एक कण का कोणीय संवेग।